अब आगे आते हैं। अब देखिए पॉलिटी में अब वो खंड आ गया जिसमें मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछे गए और लगातार चारों प्रश्न एमपी से पूछे गए, उनकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति, राज व्यवस्था, अभी तक 2019 तक या कह सकते हैं 18 तक मध्य प्रदेश की राजनीति से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते थे, या आते थे तो कहां से आते थे मतलब क्या बोल सकते हैं, पंचायती राज और क्या बोल सकते हैं नगर पालिकाओं से। लेकिन 19 और 20 से ट्रेंड बदला है। अब आयोग चाहता है कि आप अपने राज्यपालों को जानो, सिर्फ ये नहीं कि वो किस क्रम के राज्यपाल हैं, बल्कि ये भी जानो कि उन्होंने क्या क्या किया है और वो कहीं राज्यपाल रहे हों, उन्होंने कौन कौन से संवैधानिक और वैधानिक पद संभाले हों, वो संविधान सभा में है या नहीं थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। यानी आयोग ये चाहता है कि मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदाधिकारियों को, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो और कुछ आयोगों के प्रमुखों को आप जानिए। और ये आयोग ने 4 क्वेश्चनों के माध्यम से सिद्ध किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इस सेट में ये 51वें नंबर पर है ना। इसमें ये पूछा है कि कौन कौन से जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, गवर्नर, ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। यानी पहले तो हमें याद रखना है कि नहीं रहे पूछ रहे हैं। बहुत से बच्चे तो पढ़ते नहीं है ठीक से और गलती कर देते हैं कि कौन कौन से रहे हैं, तो वो फिर एक प्रकार से सुसाइड हो जाता है। तो ध्यान देना है कि कौन कौन से नहीं रहे। मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी एक से अधिक उत्तर होंगे, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमारा आंसर गलत ना हो। देखिए इन्होंने लिस्ट दे दी है। पहले नंबर पर दे दिए हैं इन्होंने HV पाटस्कर, HV पाटस्कर। दूसरे नंबर पर दे दिए हैं निरंजन नाथ वांचू। तीसरे नंबर पर दे दिए हैं सत्यनारायण सिन्हा। और चौथे पर दे दिए हैं KC रेड्डी। तो ये 4 राज्यपाल हैं। अगर मैं क्या बोलते हैं, मैं अगर आपको थोड़ी हिंट दे दूं, एक पहले हमारे पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पहले राज्यपाल थे, ये दूसरे राज्यपाल थे, ये तीसरे राज्यपाल थे, ये चौथे नंबर के और 5वें नंबर के क्रम में ये इस प्रकार है। सीतारमैया जी, पाटस्कर जी, KC रेड्डी जी, वांचू जी और सत्यनारायण सिन्हा जी। सत्यनारायण सिन्हा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय प्रदेश में क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रीय आपातकाल का दौर भी जब देश में था तो यही थे। लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। उनकी आयोग का इंटरेस्ट इसमें था, आप ये बताइए कि इनमें संविधान सभा में कौन कौन रहे। तो बिल्कुल लॉजिकल सा भी क्वेश्चन है और इसका उत्तर पढ़कर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए पट्टाभी सीतारमैया भी संविधान सभा में थे, पाटस्कर साहब भी थे और KC रेड्डी। यानी मध्य प्रदेश के जो शुरुआती 3 जो राज्यपाल थे वो तो संविधान सभा में थे ही थे। चौथे और 5वें नंबर पे जो थे ये नहीं थे, है ना। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1+4, पहला और चौथा ऑप्शन में है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है नहीं थे। तो ये वो 2 लोग हैं जो हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा प्लस तीसरा। और दूसरा प्लस तीसरा कहां लिखा हुआ है, B नंबर पे, क्योंकि ये दोनों तो हैं। पूछा है कौन कौन नहीं थे, तो निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे। यानी ये आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि शुरुआत के 3 रहे थे, पट्टाभी सीतारमैया भी रहे थे, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां मैच नहीं खाते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B नंबर का। इसी प्रकार 52 नंबर का क्वेश्चन है। ये बड़ा सिंपल सा है, मुझे बोर्ड पर लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो निम्नलिखित मुख्यमंत्री हैं, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता नहीं रहा। तो ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है, जैसे कि ऑप्शन में इन्होंने 52 के ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं, पहले नंबर पर दे दिए प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया है गोविंद नारायण सिंह, या मैं इनको AV कर दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, गोविंद नारायण सिंह। C नंबर पे उन्होंने दिया है बाबूलाल गौर।
और डी नंबर पे दिया है इन्होंने कैलाश जोशी। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी मुख्यमंत्री हैं, और आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और सदन का नेता मतलब बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री को विधानसभा का नेता बोलते हैं, मतलब सदन का नेता बोलते हैं। यानी लगभग हर मुख्यमंत्री सदन का नेता रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे या प्रधानमंत्री चाहे तो किसी और को खुद, लेकिन खुद, कोई और नहीं, वो खुद किसी और को नामित कर सकता है। ऐसा एकमात्र उदाहरण मिलता है गोविंद नारायण सिंह के समय। ये जो मेरे साथ चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके समय क्या हुआ, जब इनकी सरकार सत्ता में आई और ये मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने सदन का नेता खुद को ना बनाकर, जबकि अमूमन चीफ मिनिस्टर ही बनता है, इन्होंने बना दिया विजय राजे सिंधिया को, है ना। विजय राजे सिंधिया जो कि एक बड़ा नाम थी जनसंघ का, और क्या बोल सकते हैं, इनकी पार्टी में थी, बड़े कद की नेता थी, और उनको इन्होंने सदन का नेता बनाया। इसीलिए आंसर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब विजया राजे सिंधिया ही सदन की नेता रही है तो कौन सा मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा। तो हमें किसी और की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री अपने अपने दौर में सदन के नेता भी रहे हैं। जैसे आप पूछोगे कि वर्तमान में कौन है, तो भाई वर्तमान में अगर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं तो वही हमारे सदन के नेता हो गए, विधानसभा के। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के नेता हो जाएंगे, लोकसभा के नेता हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। यहां मुख्यमंत्रियों की बात हो रही थी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी और को बना सकता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका। तो एमपी से 2 क्वेश्चन पूछे। एमपी से जो क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर व्यक्ति को परेशानी में डालने वाला था, और लगभग हर बच्चे ने इसका उत्तर जो दिया है वो गड़बड़ी दिया है। उसके पीछे वजह भी, उसकी बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैं क्वेश्चन बोल दूं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा का अध्यक्ष कैसा, प्रोटेम स्पीकर, उसके अलावा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रहा है। यानी ऐसा कौन मध्य प्रदेश का नेता है जो एक तो प्रोटेम स्पीकर रहा हो। प्रोटेम स्पीकर आपको पता ही है, एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष। इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो, प्लस विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में इन्होंने दिया है रामकिशोर शुक्ला, पहला ऑप्शन यही है। दूसरा है कुंजीलाल दुबे, तीसरा है काशी प्रसाद पांडे, और तीसरा है तेजलाल टेम्बरे। ये शुरू के 3 हैं। पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, फिर काशी प्रसाद पांडे जी बने, और फिर बने तेजलाल टेम्बरे, है ना, ये आपको मालूम होगा। उसी क्रम में एक नाम आता है रामकिशोर शुक्ला जी का। ये वो महानुभाव हैं जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अत्यंत कद्दावर नेता थे, है ना। ये संघ राज्य सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, है ना, वित्त मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्रालय भी इन्होंने संभाला है, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा 2 बार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और 1 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 7 बार विधायक रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी प्रोटेम स्पीकर बनता है तो अमूमन उस व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो अत्यंत वरिष्ठ हो, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में या एक विधायक या सांसद के तौर पर बहुत लंबे समय तक काम किया हो। अगर सांसद रहा हो बहुत बार तो लोकसभा में बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर, लेकिन अगर विधायक रहा है बहुत बार तो किसको बनाते हैं, उसे बना देते हैं। तो 7 बार विधायक ही रहे हैं, तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनना इनका स्वाभाविक था। जैसे कि मध्य प्रदेश से बीरेंद्र लाल खटीक जी जो हैं, वो मेरे हिसाब से टीकमगढ़ क्षेत्र से 7 या 8 बार सांसद बन चुके हैं।
तो हमारी जो 16वीं लोकसभा बनी जो चल रही है अभी, जिसमें दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उनके पहले जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे ही मध्य प्रदेश के 9 बार के विजेता कमलनाथ जी जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। हालांकि वो केंद्रीय राजनीति की बात है, राज्य की राजनीति में 7 बार विधायक रहे हैं, तो ये प्रोटेम स्पीकर भी बने। 2 बार क्या बने, उपाध्यक्ष भी बने विधानसभा के 1960 से 62 और 80 से 84 तक, और 80 के दशक में ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा बहुत सारे मंत्री पदों पर रहे, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। तो इस लिहाज से आंसर ये सरल है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये कठिन है, दिक्कत क्यों आई होगी? क्योंकि देखिए हर 5 साल में एक नया विधानसभा अध्यक्ष हमें मिल जाता है। कभी कभी एक विधानसभा अध्यक्ष 2 कार्यकाल ही पूरे कर लेता है। तो पिछले 70-75 सालों में मध्य प्रदेश में 10-11 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अमूमन स्टूडेंट जो है हर एक के बारे में नहीं पढ़ सकता, उसकी अपनी लिमिट और क्षमताएं होती हैं, इसलिए शुरू के 3 सब पढ़ कर जाते हैं, लास्ट के भी पढ़ के जाते हैं। इनके बारे में कुछ विशेष, जैसे कि काशी प्रसाद पांडे तो एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनके अध्यक्षता में जो समिति बनी उससे मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया। ये सबसे लंबे समय तक रहे थे, ये न्यूनतम समय तक रहे थे, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि उस लिस्ट में ये बीच में कहीं रह जाते हैं, तो बच्चे इनके बारे में जानते तो हैं कि ये लिस्ट में है, लेकिन ये किस किस पद पर सुशोभित हुए हैं वो दिक्कत हो जाती है। तो आयोग 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देता है जो तकलीफ देने वाले होते हैं। हालांकि जो ठीक ठाक तरीके से पढ़ के जाता है वो ठीक कर लेता है, और नहीं भी कर पाता तो वो उतने क्वेश्चन बना लेता है जितने में वो पास हो जाता है, क्योंकि 100 में से 100 नंबर किसी को ना लाने हैं ना ला सकता है। इसलिए सरल क्वेश्चन गलत ना हो, आपके ये क्वेश्चन गलत ना हो, ये हो भी जाए तो एक बार को माफी मिल सकती है ना। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा 54 नंबर का क्वेश्चन भी आया मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए ग्राम सभा की बैठक साल में कई बार होती है और उसकी अध्यक्षता अमूमन सरपंच ही करता है। विकल्प ये कि सरपंच ना हो तो वही उप सरपंच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि दोनों ना हो तो क्या करें, ना सरपंच है ना उप सरपंच है, तो भाई कैसे फिर क्या बोलते हैं क्या कह सकते हैं अध्यक्षता की जाए ग्राम सभा की? तो पीएससी ये जानना चाह रहा है कि 4 पदाधिकारी आपके सामने, आप एक बता दीजिए। जैसे कि उन्होंने पहले नंबर पर दे दिया विकास खंड अधिकारी, आप जानते हैं इसको वीडियो बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अमूमन एमपीपीएससी के थ्रू इसकी भर्ती भी होती है। फिर दूसरा दे दिया है ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो जानते होंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। अमूमन सचिव की भर्ती स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे हमारे यहाँ व्यापम के थ्रू होती है ना। तो ये 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, ये जनपद स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है जो ग्राम पंचायतों का भी पर्यवेक्षणकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है मैं बोल के बताता हूं आपको। तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित, मतलब ग्राम सभा की जो बैठक होती है उन्हीं में से सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को चुन लिया जाए, कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो ग्राम सभा का वो अध्यक्षता कर ले, या फिर किसी पंच को बना दिया जाए, है ना। किसी पंचायत में अगर सरपंच उप सरपंच है तो पंच भी तो होंगे, और पंच मिनिमम 10 तो होते ही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे, मिनिमम, मैक्सिमम 20 होंगे। तो 10 वार्ड मिनिमम है, 10 पंच भी होंगे, हर वार्ड से एक पंच चुनकर आता है, तो 10 पंच में से कोई ना कोई उपस्थित तो होगा। तो जो ग्राम सभा की बैठक है उसमें से निर्वाचन के माध्यम से किसी एक पंच को अध्यक्ष बना दिया जाए। यही सबसे बेटर आंसर है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं है तो बुजुर्ग व्यक्ति को तो नहीं लिया जाएगा। और बीडीओ और ग्राम सचिव दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्ष करने का उन पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उनकी शिकायतें वो सुन सकते हैं, उनका काम इम्प्लीमेंटेशन का है। तो जो सबसे बढ़िया ऑप्शन बचता है वो है पंच, और यही आंसर है कि ग्राम सभा आपस में निर्वाचन के द्वारा सहमति से किसी एक पंच को ही उस बैठक के लिए सभापति या अध्यक्ष चुन ले। तो ये चारों क्वेश्चन एमपी से थे। चारों में से अगर शुक्ला जी वाला क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, है ना। एक क्वेश्चन और है एमपी से 5वें नंबर का,
उसे भी देख लीजिए। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर बता दूं मैं आपको, 55 नंबर का क्वेश्चन है सेट बी का, और क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत समितियां जो होती हैं, जिला पंचायत की स्थायी समिति कौन कौन सी है ना। देखिए हर जिले में जिला पंचायत होगी, मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 जिले हैं, तो 52 जिला पंचायतें होंगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे बड़ा स्तर जिला पंचायत का ही होता है। अब जिला पंचायत के पास काम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कई सारी समितियां बना देता है। कई सारी समितियां होती हैं, उसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हैं सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। ठीक है, इसके अलावा और भी समितियां होती हैं, पेयजल पर भी होती है और तमाम क्षेत्रों में होती है, लेकिन ये तीनों तो होंगी। शिक्षा पर भी समिति होती है, शिक्षा समिति ऑप्शन में भी है। तो चूंकि ये तीनों समितियां होती हैं, अगर आप जिला पंचायत को कभी गहराई से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे नगर निगम में जो नगर मेयर इन काउंसिल होता है, महापौर होता है, वो उसकी काउंसिल का हर एक मेंबर किसी समिति का अध्यक्ष होता है, उसी तर्ज पर जिला पंचायत में भी कई सारी समितियां, स्थायी समितियां होती हैं जिनको अलग अलग काम दिए जाते हैं। उसमें ये तीनों समितियां होती हैं, इस लिहाज से इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी नंबर में लिखा हुआ है 1, 2 और तीनों सभी। तो चूंकि सभी स्थायी समितियां हैं तो सभी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन पॉलिटी में एमपी से थे। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 पर आइए। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि जो भारत शासन अधिनियम है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत जो शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली प्रस्तावित थी, है ना। संघीय प्रणाली आपको पता ही है, जिसमें कम से कम 2 सरकारें हों। अब उसमें कभी केंद्र मजबूत होता है तो कभी राज्य मजबूत होता है, तो कभी दोनों को बराबर शक्तियां मिलती हैं। संघीय प्रणाली के अंतर्गत ये होता है। 1935 के एक्ट में किस प्रकार की संघीय प्रणाली थी, हमें इसकी बात करनी है। तो एक ए नंबर पे बोल दिया है कि अखिल भारतीय संघ, कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। दूसरा बोल दिया है भारत संघ बनाया जाए। सी बोल दिया है संयुक्त भारत बनाया जाए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। डी बोला है भारतीय परिसंघ, भारतीय परिसंघ बनाया जाए, मतलब राज्यों के पास ज्यादा अधिकार हो। तो हमें बहुत दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूछा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपने सेक्ट को पढ़ा होगा, पहली लाइन यही लिखी होगी कि जो साइमन कमीशन आया, गोलमेज सम्मेलन हुए, जो बड़ी बड़ी घटनाएं 1935 के और 1928 के बीच में हुई, चाहे वो नेहरू समिति हो, चाहे वो जिन्ना समिति हो, चाहे गांधी इरविन पैक्ट हो, चाहे पूना समझौता हो, इन सब का प्रभाव 1935 के एक्ट पर पड़ा। और इस एक्ट के इन प्रभावों के तहत जो एक्ट बनाया, उसमें पहली बात यह कही गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें एक इकाई होगी केंद्र और दूसरी इकाई होगी प्रांत प्लस देशी रियासतें। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी एक्ट के तहत यह स्पष्ट होता है कि ऐसा संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया है कि अस्तित्व में आया या नहीं आया, क्वेश्चन में यह है कि किस प्रकार का प्रस्तावित था। तो प्रस्तावित तो यही था, जिसमें एक इकाई केंद्र होगी, एक प्रांत और देशी रियासतें होंगी। तो इस लिहाज से हमारा आंसर ए ठीक हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना चाहिए कि इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मुझे इसमें बहुत आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएससी ने ये इस प्रकार से रिपीट किया है कि ऑप्शन का जो क्रम होता है कि ए को बी पे रख दो, बी को सी पे रख दो,
वो भी चेंज नहीं किया है, यानी पुराने वाले पेपर से कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो व्यक्ति पहले पेपर दे चुका होगा उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार पेपर दे रहे होंगे उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, उसका एक कर्तव्य है कि वो पुराने पेपरों को कम से कम देखे, कम से कम पिछले 5-7 साल के पेपरों को अच्छे से बारीकी से उनका ना केवल अध्ययन करे बल्कि विश्लेषण करे। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन नंबर 88 आपके लिए बोनस था। बोनस इसलिए हर किसी व्यक्ति पर यह बनने वाला नहीं है। दूसरा, चूंकि ये पहले आ चुका है तो उसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। आपको मालूम है जब लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध होता है तो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन उसको बुलाना भी तो पड़ेगा। तो बुलाया कैसे जाता है, तो उसमें 4 बातें लिखी हुई हैं। एक तो इसे राष्ट्रपति का आशय समझा जाए। ए नंबर पे क्या लिख दिया, राष्ट्रपति का आशय समझा जाए, यानी कि इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। दूसरा है राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का क्या समाधान। तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति का अनुदेश, अनुदेश को बोलते हैं आदेश भी बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और राष्ट्रपति की सहमति। तो जब आप इस आर्टिकल नंबर 108 को पढ़ोगे तो आपको इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट शब्द मिलेगा, यानी राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति जब इसे बुलाता है तो उसका अर्थ ये निकाला जाता है राष्ट्रपति के आशय से ये जॉइंट सेशन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। तो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2020 की प्री परीक्षा में था। यही 4 ऑप्शन थे, पहले नंबर पे यही लिखा हुआ था और यही आंसर उस समय था, यही इस समय है। बहुत दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में लिखा हुआ है भारतीय संसद में शामिल है। तो आपको पता ही है कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। आर्टिकल नंबर 79 स्पष्ट करता है कि भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। अब इसमें ऑप्शन क्या दे दिए, इसमें ऑप्शन दे दिया है राष्ट्रपति, कि भारतीय संसद में कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। दूसरा है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होंगे। तीसरे में राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा तीनों होंगे। और डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, है ना। जैसे लड्डू कितना बढ़िया होता है, मीठा मीठा सा, आराम से खा लीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, आर्टिकल अगर किसी को नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है हमारी संसद। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनेगी भारत की संसद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे निकाल देते हैं, और यही क्वेश्चन अगर कोई गलत कर दे तो वो फिर बहुत पीछे भी हो जाता है ना। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी इस क्वेश्चन पेपर का भी और पूरे 24 क्वेश्चनों का भी, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल से ये भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किए जाने की बात कही है, यानी कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाना है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ABCD। वैसे इन क्वेश्चन में ऑप्शन की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन चूंकि ऑप्शन तो जरूरी है तभी होमवर्क अपना पूरी तरह काम कर पाएगी। 14, 15, फिर शायद 17 है और 19 है ना। तो आपको पता है मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। उनमें पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। उसमें 17वें नंबर का जो आर्टिकल है वो बोलता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो कितना सरल ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो पॉलिटी पढ़ता है, चाहे वो सेल्फ पढ़े या किसी से मार्गदर्शन लेकर पढ़े, उसको ये जानकारी तो होती है कि पहले से लेकर 51 तक के आर्टिकल तो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे कौन सा PSC पूछ ले ये PSC को भी पता नहीं होता है ना। लेकिन PSC ने बहुत सरल पूछा है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत,
बहुत सरल सा एक अनुच्छेद है जो कि मूल अधिकारों के पहले खंड के अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 24 जो प्रश्न है आपको समझ आ गए होंगे और आप इनके हिसाब से अपना उत्तर का मिलान भी कर लोगे और इस बात को समझ भी गए होंगे कि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस और थोड़ी हमारी व्यवहारिक समझ हो तो हमारे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते जो सामान्य स्तर के हैं। जो मध्यवर्ती स्तर के हैं वहां हमारी मेहनत काम आती है तो हम अच्छे से कर पाते हैं, जो उच्च स्तर के हैं वहां मेहनत और लॉजिक काम आते हैं। और चौथी कैटेगरी उन क्वेश्चन की होती है जो पीएससी के अलावा किसी को पता नहीं होती, तो उनमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्री में आप 100 में से 100 नंबर लाइए या कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा लाइए, दोनों स्थिति में आपको कुछ एक गुलाब का फूल भी कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ आपको मेंस लिखने मिलेगा। तो चूंकि हमें पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अच्छे नंबर लाएं, दूसरी हम कट ऑफ से इतने ऊपर नंबर लाएं कि हम शांति से बिना सोचे मेंस की तैयारी कर सकें। लेकिन 100 में से 100 क्वेश्चन हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि एक कोई क्वेश्चन आपने पकड़ लिया हो तो आप अगले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या पहली बार देने जाएं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी पढ़ाई करें कि हम अब पूरे विधानसभा अध्यक्ष ही पढ़ेंगे साल भर, नहीं, वो गलत होगा। आप सब कुछ पढ़िए और अच्छी अच्छी चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दीजिए। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन है और आशा करता हूँ आप इससे संतुष्ट होंगे। इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।